गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया इंडोनेशिया रिलेशंस के बारे में। इंडोनेशिया के साथ जो भारत का रिश्ता है वो 2000 साल पुराना रिश्ता है। हमारे सांस्कृतिक और व्यावसायिक जो रिश्ते हैं वो प्राचीन समय से ही हैं। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंडिया इंडोनेशिया रिलेशंस के बारे में। इंडिया एंड इंडोनेशिया हैव शेयर्ड 2 मिलेनिया ऑफ क्लोज कल्चरल एंड कमर्शियल कॉन्टैक्ट्स। उसके बाद इंडोनेशिया और भारत ने साथ साथ ही देश की आज़ादी के लिए स्ट्रगल किया है। इंडोनेशिया ने अपनी आज़ादी के लिए स्ट्रगल किया है, इंडिया ने अपनी आज़ादी के लिए स्ट्रगल किया है। आप सभी को पता है कि ब्रिटेन ने और जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जैसे कि डच, पोर्टुगीज़, फ्रेंच, इन सभी ने एशियन कंट्रीज़ को कॉलोनी बना के रखा था। तो वैसे ही इंडोनेशिया भी एक तरह का कॉलोनी था जैसे कि भारत था। तो इन दोनों देशों ने साथ में ही लड़ाई लड़ी है इंडिपेंडेंस के लिए। During our respective struggles for independence, the national leadership of India and Indonesia, led by Jawaharlal Nehru and President Sukarno, collaborated closely in supporting the cause of Asian and African independence. इसके लिए दोनों लीडर्स ने काफ़ी अच्छा काम किया है अफ्रीका की इंडिपेंडेंस के लिए और एशिया की इंडिपेंडेंस के लिए। जैसे ही दोनों देश आज़ाद होते हैं तो प्रधानमंत्री नेहरू जी और प्रेसिडेंट जो सुकर्नो थे उन्होंने फाउंडेशन रखी एफ्रो एशियन एंड नॉन अलाइन मूवमेंट की, यानी कि हम किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होंगे। हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, हाल ही में हमें आज़ादी मिली है, तो हम अपनी डेवलपमेंट करेंगे, ना कि किसी ग्रुप में शामिल होंगे। ग्रुप में शामिल होना जैसे कि रशिया के ग्रुप में शामिल होना, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ग्रुप में शामिल होना, यूरोपियन कंट्रीज़ के ग्रुप में शामिल होना, तो हम इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे। ये बात की गई थी बैंडुंग कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 1955 में। उसके बाद भारत जो है वो लुक ईस्ट पॉलिसी पे फोकस करता है। 1991 को भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में सोचा था। लुक ईस्ट पॉलिसी कुछ नहीं है, बेसिकली जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है उसके ऊपर फोकस करना, जैसे कि लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, इन सभी कंट्रीज़ के ऊपर फोकस करना, यानी कि भारत का इन कंट्रीज़ के ऊपर फोकस रहेगा और इनके साथ हमें अपने बायलेटरल रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग करने हैं। देयर हैज़ बीन ए रैपिड डेवलपमेंट ऑफ बायलेटरल रिलेशंस इन पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, डिफेंस, कमर्शियल एंड कल्चर फील्ड्स। तो लुक ईस्ट पॉलिसी हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हम लुक ईस्ट पॉलिसी के ऊपर फोकस नहीं रखते हैं तो चाइना का जो फोकस है वो ईस्ट के ऊपर ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हमें लुक ईस्ट पॉलिसी के ऊपर भी अच्छे से काम करना है। द क्लोजेस्ट डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में 70 नॉटिकल माइल्स की दूरी है। स्ट्रेटजिकली वाइज, सिक्योरिटी वाइज, ट्रेड वाइज भी इंडोनेशिया जो है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Indonesian archipelago of more than 18,000 islands is of vital importance to India। 18,000 आइलैंड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। उसके बाद जो इंडोनेशिया है वो 4 वाइटल स्टेट्स को कंट्रोल करता है। ये कितनी बड़ी बात है, इंडोनेशिया जो है वो 4 वाइटल स्टेट्स को कंट्रोल करता है जो भारत को साउथ ईस्ट एशिया के साथ जोड़ता है, यानी कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ जोड़ता है। 4 वाइटल स्टेट्स रनिंग थ्रू द इंडोनेशियन कंट्रोल सो मच ऑफ इंडियाज लिंक्स टू द साउथ ईस्ट एशिया। अब हम ट्रेड और बिज़नेस टर्म्स की अगर बात करें तो इंडोनेशिया जो है वो भारत का दूसरा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आसियान कंट्रीज़ में से। बायलेटरल ट्रेड की अगर हम बात करें तो दोनों देशों में $20 बिलियन का बायलेटरल ट्रेड होता है। The current economic relationship between India and ASEAN countries present a multitude of industrial, commercial and investment opportunities. India is the largest buyer of crude palm oil from Indonesia. इंडोनेशिया से भारत जो है वो क्रूड पाम ऑयल को इंपोर्ट करता है and also imports coal, minerals, रबर, पल्प एंड हाइड्रोकार्बन इन सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज़। तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडोनेशिया भारत के लिए। इंडिया हैज़ एक्टिव कल्चर सेंटर्स इन जकार्ता एंड बाली और जकार्ता में हमारे जो कल्चर सेंटर्स हैं वो भी हैं। देयर इज़ ए कंसीडरेबल पोटेंशियल फॉर एक्सपेंडिंग ट्रेड इन द एरियाज ऑफ। तो भारत जो है वो अपना ट्रेड और भी ज़्यादा एक्सपेंड कर सकता है इंडोनेशिया में अगर हम कुछ एरियाज़ के ऊपर फोकस करें तो। अब वो एरियाज़ कौन कौन से हैं? ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, ऑटोमोबाइल्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर सेक्टर्स, इसमें भी दोनों देशों को अच्छे से काम करना होगा। इंडोनेशिया का एक एम है इंडोनेशियाज आइडिया ऑफ ए मैरीटाइम एक्सिस और भारत का एक कमिटमेंट है दैट इज़ ए मौसम प्रोजेक्ट जो कि इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है इंडियन ओशन कंट्रीज़ के साथ, विच लिंक्स द कंट्रीज ऑफ द इंडियन ओशन कैन ब्रिंग बेनिफिट टू ऑल द इंडियन ओशन कंट्रीज़। तो इससे सभी कंट्रीज़ को फ़ायदा मिलेगा जो भी कंट्रीज़ इंडियन ओशन में आती हैं। उसके बाद कुछ थ्रेट्स हैं हमारे पास, नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स जो हर जगह हमें देखने को मिलते हैं, सच ऐसे पायरेसी, स्मगलिंग, ट्रांसनेशनल क्राइम्स एंड ड्रग ट्रैफिकिंग आर ऑन द राइज। अब ये हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं एंड पोज ए चैलेंज फॉर बोथ द कंट्रीज। और दोनों देशों के रिश्ते इससे ख़राब हो सकते हैं, तो दोनों देशों को इससे भी निपटना होगा। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, एनर्जी सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो दोनों देशों में काफ़ी अच्छा हमें कोऑपरेशन देखने को मिलता है। आर आल्सो की एरियाज़ फॉर कोऑपरेशन फॉर इमर्जिंग इकोनॉमिक्स लाइक इंडिया एंड इंडोनेशिया।
Indonesia. These sectors allow for both our countries to collaborate and benefit from each other's expertise. एक्सपर्टाइज का इस्तेमाल करके, चाहे वो भारत की एक्सपर्टाइज हो, इंडोनेशिया की एक्सपर्टाइज हो, इन सेक्टर्स में हम ग्रोथ कर सकते हैं। तो आज हमने जाना इंडिया और इंडोनेशिया के रिलेशंस के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।